ख़वातीन कार्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। झारखंड के तारीख और घने जंगल में वो रास्ता भटक कर एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां नशे में शोर मचाती पहाड़ी नदी बह रही थी और उस पर लकड़ी के तख्तों और रस्सों से बना हुआ एक बोसीदा पुल था। आमिर ने लम्हा भर के लिए सोचा और फिर खुदा का नाम लेकर जीप पुल पर चढ़ा दी। तख्ते चरचराए तो नाइला ने खौफ से आंखें बंद कर ली। वो अपने शौहर के बाजू से चिमट गई। नाइला, तुम तो नन्ही सी चूहिया की तरह डर रही हो। फौजी की बीवी को निहायत दलेर और जिदार होना चाहिए। आमिर इंडियन आर्मी में था। इसकी पोस्टिंग लखनऊ से रांची हुई थी और वो अपनी नूबियाता बीवी नाइला के साथ अपनी जीप में रांची जा रहा था। सामान उसने ट्रक के जरिए पहले ही भिजवा दिया और अब जगह जगह रुकता अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। एक दोस्त ने इसके लिए झारखंड के जंगल में वाक़ एक तफरीही मकाम राम पहाड़ी में महकमा जंगलात के डाक बंगले में एक दिन के लिए कमरा बुक करवाया था। वो अपनी दुल्हन के साथ वहां जा रहा था कि रास्ता भटक गया, लेकिन जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। जीप के पहिए टूटे हुए तख्तों में फंस चुके थे। इन दोनों को शदीद झटका लगा और वो गिरते गिरते बच्चे। टूटा हुआ तख्ता तो मैंने देखा ही नहीं। उसका कुत्ता टाइगर भी जो उनके साथ था छलांग लगाकर नीचे उतरा और कुछ सूंघते हुए टहलने लगा। इसने देखा कि अगले दोनों टायर इस तरह फंस चुके थे कि जीप का बम्पर तख्तों के साथ जा लगा था। क्रेन के बगैर कम से कम 8-10 आदमियों की मदद के बगैर जीप का निकलना नामुमकिन था। बुरे फंस से यार, ये तो आसानी से नहीं निकलेगी। ऊपर से सूरज भी डूबने वाला है। मुझे तो करीब कोई आबादी भी नजर नहीं आ रही कि किसी से मदद मांगी जाए। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? नाइला ने घबराए हुए लहजे में कहा। मुझे तो बारिश के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शायद। इसने निगाह उठाकर आसमान की तरफ देखा और बीवी से बोला, तुम फिक्र ना करो, हम इसी रास्ते पर पैदल वापस चलते हैं। मेरा ख्याल है 5-6 किलोमीटर पीछे जो वाई जंक्शन था वहां से हम गलत मुड़े हैं। वहां पहुंच गए तो कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। राम पहाड़ी काफी लोग सैर तफरी करने जाते हैं। मैं इतनी दूर पैदल कैसे जाऊंगी? एड़ी वाली जूती के साथ नाइला रुइन सी हो गई। और फिर ये सामान भी है। अरे मेरी नन्ही चिड़िया, सामान में उठाऊंगा मैं, तुम्हारा खादिम। और रहा एड़ी वाली जूती का मसला, तो तुम बैग से अपने जॉगर निकाल कर पहन लो। अच्छा ठीक है, वो बोली। इस कमबख्त जीप को भी यही फंसना था। आमिर ने जीप की चाबी निकाल ली। उनका सामान एक बड़े सूटकेस और बैग पर मुश्तमिल था और फिर दोनों वापस चल पड़े। कुत्ता उनके पहलू में चलने लगा। कभी वो भागकर किसी चूहे या परिंदे को पकड़ने की कोशिश करता और भौंकने लगता। जंगल में अंधेरा तेजी से फैल रहा था। इर्द गिर्द से दरिंदों, परिंदों और हशरात अलर्स की आवाजें आ रही थी। कायक बादल गरजे और बिजली चमकने लगी और फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो बुरी तरह भीगने लगे। बादल नाखास्ता रास्ता छोड़कर उन्होंने घने दरख्तों के नीचे पनाह ली। इसी तरह तकरीबन 20 मिनट गुजर गए। नाइला को इस जगह उगे हुए दरख्तों से बेहद डर लग रहा था। वो अजीब और खौफनाक दरख्त थे। उनके तने मोटे और मुड़े हुए थे। इनकी शाखें किसी फरियादी के बाजुओं की तरह आसमान की तरफ उठी हुई थी। एक दरख्त में 6-7 फुट ऊंचाई पर खूह था जो किसी देव के मुंह की तरह खुला हुआ था। इफ अल्लाह, यह दरख्त कितना डरावना है। लगता है कोई भूत मुंह फाड़े खड़ा है। अरे सामने देखो, वो पहाड़ी पर दरख्तों में घर, गालिबन कोई डाक बंगला है। आमिर ने खुशी से कहा तो नाइला भी उधर ही देखने लगी। वाकई दरख्तों के दरमियान से डाक बंगले की छत झांकती हुई दिखाई दे रही थी। बारिश आहिस्ता हो गई है। मेरा ख्याल है वहां चलते हैं। डाक बंगले में चौकीदार तो होगा। उम्मीद है इसे कुछ रकम बतौर देकर हम रात बिसर करने का बंदोबस्त कर लेंगे। मुमकिन है इसके तवस्सुत से फंसी हुई जीप निकालने की भी कोई सबील पैदा हो जाए। नाइला ने अपने शौहर की बात सुनकर सर हिला दिया, मगर उसका जहन अभी तक इसी भयानक दरख्त में उलझा हुआ था। उसने कनखियों से दोबारा उसकी तरफ देखा तो उसे खूह में एक बड़ा सा उल्लू नजर आया जो भीगा हुआ था। वो गालिबन अभी कहीं से उड़कर आया था और उस खूह में बारिश से बचने के लिए पनाह तलब की थी। यकायक इसने अजीब मंजर देखा। दरख्त की खूह ने एक दरिंदा नुमा करीब इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके लंबे लंबे दांत थे, और फिर चश्मज़दन में उसने इस उल्लू को हड़प कर लिया। उल्लू ने खुद को बचाने के लिए पर फड़फड़ाए,
मगर वो खौफनाक से पलक झपकते हुए निकल गया। कुत्ता अपनी जगह से उछला और जोर जोर से भौंकने लगा। ओ माय गॉड! नायला चीखी और उसका रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया। आमिर ने पूछा, क्या हुआ? वो खौफ से कपकपाने लगी। कुत्ता भौंकते हुए दरख्त की तरफ भागा और फिर कायक खौफ ज़दा होकर वापस दौड़ा और आमिर के पीछे होकर गर्राने लगा। आमिर, यकीन करो, वो दरख्त उल्लू को जिंदा जालिम निगल गया। इसने खावंद के पीछे छुपते हुए उंगली से दरख्त की तरफ इशारा किया, मगर वहां था क्या जो इसका खावंद देखता, और उसकी खूबी पहली सूरत इख्तियार किए हुए थी। पता नहीं तुम इतनी वहमी क्यों हो गई हो, उसने नायला से कहा। तुम पर शायद जंगल के माहौल का असर हो गया है। तुम अंधेरे से खाइफ हो गई हो। नहीं आमिर, खुदा की किस्म। अच्छा, मुझे वहम हो गया होगा, लेकिन टाइगर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारा कुत्ता क्यों सहमा हुआ है और दरख्त की तरफ क्यों भौंक रहा है? इसने इसका बाजू पकड़कर कपकपाती आवाज में पूछा। अरे वो तो जानवर है, कोई चूहा या गुलहरी देख ली होगी। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं, बारिश भी रुक गई है। ये कहकर उसने सामान दोबारा उठा लिया और कदम पहाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। खौफजदा नायला और उनका कुत्ता इसके साथ चिपक कर चलने लगा। नायला बार बार मुड़कर पीछे देखती। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई गैर मरी वजूद है जो खामोश कदमों से उनके पीछे पीछे चल रहा है। किताबे सिरे अंदाज में बोल रहा था। 10-15 मिनट बाद वो लोग पहाड़ी पहुंच गए। वहां एक पुराना डाक बंगला अंधेरे में सर उठाए खड़ा था। लान का फाटक खुला हुआ था जिसमें से गुजरकर वो अंदर चले गए। लान में पीपल का एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके जर्द खुश्क पत्ते घास पर बिखरे पड़े थे। सेब, आलूचे और नाशपाती के कुछ पौधे झाड़ झड़कार की सूरत इख्तियार कर चुके थे। बाड़ों का भी यही हाल था। लगता था महीने से कोई माली उनकी तराश खराश के लिए डाक बंगले की तरफ नहीं आया। बज़ाहिर डाक बंगला मतरूक और नाकाबिल रहाइश लग रहा था, लेकिन जब इसके पिछले हिस्से की तरफ गया तो इसने देखा कि वहां एक सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की से लालटेन की रोशनी झलक रही थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद एक दुबला पतला उधेड़ उम्र बारिश आदमी लालटेन पकड़े बाहर निकला। तुम इस डाक बंगले के चौकीदार हो क्या? आमिर ने अपना तारुफ करवाने के बाद इससे सवाल किया। जी साहिब जी, वो अदब से बोला। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आमिर ने इसे सारी राम कहानी सुनाई और रात गुजारने के लिए डाक बंगले का एक कमरा खोलने के लिए कहा। चौकीदार क्वार्टर से चाबियां ले आया और बरामदे में पहुंचकर ताला खोलते हुए बोला, साहिब यहाँ कोई कमरा आपके शायान शान तो नहीं, लेकिन खोले देता हूँ। कुत्ते ने चौकीदार को देखा तो भौंकने लगा। आमिर ने इसे झाड़ पिलाई तो बमुश्किल चुप हुआ। क्या यहाँ कोई नहीं आता? लान में इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है? आमिर ने कहा तो वो चौकीदार बोला, साहिब जी, काफी अरसे से यहाँ लोग आकर ठहरना छोड़ चुके हैं। लोग कहते हैं कि ये डाक बंगला आसेबजदा है। चौकीदार ने जवाब दिया। नायला इसकी बात सुनकर डर गई। आमिर ने इसका खौफ भांप लिया और चौकीदार से खफा होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रहमत अली। अरे मुसलमान होकर तुम भूत प्रेत पर यकीन रखते हो? साहिब जी, मुसलमान तो उन पर ज्यादा यकीन रखते हैं। वो आमिर के ख्यालात पर अचंभे का इजहार करने लगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कभी किसी जिन भूत ने सताया है? आमिर ने तमस्खुराना लहजे में सवाल किया। मुझे कोई जिन भूत कैसे सता सकता है? इसने मानी खेज लहजे में कहा। फिर संभल कर बोला, अलबत्ता यहाँ कयाम करने वाले अक्सर मुसाफिर खुसूसन औरतें इस बात की शिकायत करती रहती हैं। आमिर, मेरा दिल यहाँ से घबरा रहा है। चौकीदार से कहो अगर वो किसी सवारी का बंदोबस्त कर दे तो हम यहाँ से चलते हैं। नायला ने आमिर का बाजू पकड़कर कहा। चौकीदार ने नायला की कैफियत भांप कर कहा, लगता है दुल्हन साहिबा तो बहुत डरी हुई लग रही हैं। हाँ रहमत चाचा, उन्होंने जंगल बियाबान में कभी सफर जो नहीं किया। आमिर हंसकर बोला, वरना हम फौजियों की आधी जिंदगी ऐसे ही पुरखतर और हैबतनाक में गुजर जाती है। वैसे तुम्हारी बातों ने उसे ज्यादा डरा दिया है। अच्छा ये बताओ, क्या इस वक्त किसी सवारी का बंदोबस्त हो सकता है कि हम राम पहाड़ी या किसी करीबी कस्बे तक पहुंच सके? मैं इसके लिए मुमांदा किराया देने को तैयार हूं। नहीं साहिब, यहाँ करीब तरीन बस्ती 5 कोस दूर है।
और उनके पास सिवाय बैलगाड़ी के कोई सवारी नहीं, जो कछुए की रफ्तार से चलती है। मेरा ख्याल है आप एक रात कयाम कर ले। सुबह महकमा जंगलात का कोई ना कोई ट्रक उधर आएगा, इस पर चले जाइएगा। और हमारी जीप का क्या? नायला ने पूछा। वो आ जाएगी, मैं अपने सूबेदार को भेज दूंगा, आकर ले जाएगा, आमिर ने जवाब दिया। चौकीदार ने कमरा खोला तो दोनों अंदर दाखिल हुए। वो ऊंची छत वाला एक बड़ा सा कमरा था, जिसके वस्त में पुरानी तर्ज का डबल बेड बिछा हुआ था। इस पर एक मेला सा बिस्तर था। फर्श पर सुर्ख रंग का पुराना कालीन था। दरवाजे खिड़कियों पर मटियाले फूलदार पर्दे लटक रहे थे। एक दीवार के साथ सोफा पड़ा था, जिसके आगे सेंटर टेबल दिखाई दे रहा था। टेबल लैंप देखकर नायला ने चौकीदार से पूछा, क्या डाक बंगले में बिजली है? हाँ, बिजली तो है, मगर दोपहर से ब्रेक डाउन चल रहा है। तारों पर कहीं दरख्त गिरा होगा। यहाँ तो अक्सर ये होता रहता है, कभी लाइट आती है और कभी चली जाती है। उसने दांत निकालते हुए कहा। प्लीज आप लालटेन यहाँ रख जाइए। इसने चौकीदार से दरख्वास्त की, जो उसने खुश दिली से मान ली। रहमत चाचा, क्या चाय मिल सकेगी? आमिर ने सवाल किया। मिल जाएगी साहब जी, बल्कि खाने का भी बता दीजिए। मेरे पास दाल चावल और अंडे भी हैं। कुछ मुर्गियां भी पाल रखी हैं, अगर कहीं तो इसका सालन बना दूं। अब चाय बनाएं। आपस में मशवरा करके आपको खाने का बताते हैं, नायला ने जवाब दिया। जी बेहतर। वो लालटेन रख कर चला गया। चौकीदार बेचारा अच्छा आदमी मालूम होता है, आमिर ने बीवी से कहा। वो कहने लगी, आमिर मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अच्छा बस करो, मुझे तुम्हारी बुजदिली से कफ्त होने लगती है। चौकीदार चाय ले आया तो वो दोनों बैठ गए। मेरा ख्याल है आप चावल और मुर्गी का सालन बना लाएं। नायला ने चाय का कप पकड़ते हुए चौकीदार से कहा। फिर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए शब बसरी का बंदोबस्त कर दिया और चाय खाने का इंतजाम भी कर रहे हैं। चौकीदार ने मुस्कुराकर कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं यहाँ का चौकीदार खांसामा बल्कि सभी कुछ हूँ। चौकीदार चला गया तो नायला ने आमिर से कहा, उसे सुबह जाते हुए 100-200 रुपए इनाम दे दीजिएगा, बेचारा खुश हो जाएगा। रात के 11 बज चुके थे। चौकीदार खाने के बर्तन वगैरह समेट कर और उनके कुत्ते को बरामदे में एक जंजीर से बांध कर कब का अपनी कोठरी में जा चुका था। कुत्ता गालिबन सो गया था, क्योंकि इसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। कार्नर्स पर लालटेन बहुत मध्यम शोले के साथ चल रही थी और उसकी नाकाफी जर्द रोशनी में कमरे का अंदरूनी मंजर खासा पुरस्रार और डरोना लग रहा था। आमिर खिलाफ मामूल खाना खाते ही गहरी नींद सो गया था और कमरे में उसके हल्के हल्के खर्राटे गूंज रहे थे। नायला को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो हल्का कंबल ओढ़े गई सहमी बाहर चलने वाले मुहिब झक्कड़ की आवाजें सुन रही थी। इसने सामने की दीवार की तरफ देखा। वहां एक आयल पेंटिंग लटक रही थी, जिसमें कच्चे रास्ते के किनारे चंद दरख्त दिखाई दे रहे थे। कायक उसे एहसास हुआ, ये तो उन्हीं टेढ़े दरख्तों की तस्वीर थी, जिनमें से एक दरख्त को देखकर वो डर गई थी। वो दरख्त तस्वीर में नुमायां नजर आ रहा था। वो सहम कर अपने खावंद से लिपट गई। आमिर नींद में कसमसा और हसब मामूल फिर खर्राटे लेने लगा। अल्लाह जाने खाने में चौकीदार ने क्या भंग डाल दी थी, कैसे बेखबर सो रहे हैं। वो बड़बड़ाई और चूर नजरों से इस दरख्त को देखने लगी। फिर उसने एक नाकाबिल यकीन चीज देखी। तस्वीर ही में दरख्त की खूने दरिंदा नुमा इंसान की शक्ल इख्तियार की और लंबे लंबे दांत निकाल कर नायला की तरफ देखने लगा। नायला ने खौफ के मारे एक जोर की चीख मारी। इस चीख से करीब कोई मुर्दा पड़ा होता तो वो भी हड़बड़ाकर उठ बैठता, मगर करीब ही सोए हुए आमिर पर कोई असर न हुआ। आमिर उठो, आमिर जल्दी उठो। वो उसे बुरी तरह झंझोड़ने लगी। कायक आमिर ने अपनी दोनों आंखें खोली और नायला की तरफ देखा। इसकी रूह फना हो गई। नारंगी रंग की वो खौफनाक आंखें, जिनसे बहुत अजीब रोशनी निकल रही थी, आमिर की आंखें नहीं थी। नायला ने बिस्तर से छलांग लगाई और कमरे का दरवाजा खोलकर चीखती हुई नंगे पांव बाहर भागी। वो चौकीदार को आवाजें दे रही थी। चौकीदार, चौकीदार, खुदा के लिए देखो, मेरे शौहर को क्या हो गया है। तेज आंधी में दरख्त मजनू की तरह झूम रहे थे और खुश्क पते हुआ में ओढ़ रहे थे। अंधेरा ऐसा था कि उसे कुछ सजाई नहीं दे रहा था।
तारीकी में उसकी निगाह कुत्ते पर भी ना पड़ सकी, जो सुतून के साथ मरा पड़ा था। जंजीर उसके जिस्म और सुतून के साथ लिपटी हुई थी और गर्दन में फंदा पड़ गया था। वो गिरती पड़ती चौकीदार के क्वार्टर तक गई और धड़ धड़ दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत दरवाजा पीटने के बाद भी जब कोई जवाब ना मिला तो वो बेबसी से फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, किससे मदद मांगे। इसके खावंद पर यकीनन किसी आसिब का असर हो गया था। वो दरवाजे पर परेशानी के आलम में खड़ी रो रही थी कि उसे अपने करीब खटका महसूस हुआ। उसने गर्दन घुमाकर आवाज की तरफ देखा तो उसके रूटे खड़े हो गए। इससे चंद कदम दूर वही दरख्त खड़ा था। वो चीखते चलाती जिधर मुँह आया भाग खड़ी हुई। दरख्त ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक तरफ निशेब की जानिब मैदान सा था जिसमें जा बजा लंबी घास और भंग की बूटियां उगी हुई थी। वो जान बचाने के लिए इसी समत भागी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था किसी भी लम्हे पसलियों का हिसार तोड़कर बाहर आ गिरेगा। वो भागती चली गई। दरख्त इसके सर पर पहुंच चुका था। वो नाजुक सी लड़की थी, आखिर कितना भागती और कितनी दूर तक भागती। एक जगह इसका पांव उलझा और वो घास पर गिर गई। वो उफेत नुमा भूत रुक गया और एक फातिहाना गुर्राहट निकाली। नाइला खौफ व दहशत की इस इंतहा पर थी जहां इंसान हवास बख्ता होकर खुली आंखों से सब कुछ देखता है मगर बेहोश नहीं होता। उसने देखा कि वो इंसान नुमा भयानक दरख्त अपनी तारीक आंखों से इसे अजीब अंदाज में देख रहा था। भयानक दरख्त के खिले मुंह से राल टपक रही थी और लंबे दांत दिखाई दे रहे थे। इसकी आंखों में एकाएक शैतानी चमक उभर आए। फिर वो भयानक दरख्त नीचे झुका। अगले ही लम्हे वो इसकी गिरफ्त में थी। फिर वो इसके साथ शैतानी खेल खेलने लगा। वो चीखने चलाने लगी मगर उसकी गिरफ्त पहले से ज्यादा सख्त हो गई। वो गार्ड इसके हल्क से फंसी फंसी आवाजें निकलने लगी और फिर हर गुजरते लम्हे के साथ गायब होने लगी। अब इसकी मुजाहमत खुद सपुर्दगी के आलम में बदल रही थी। हैरत अंगेज तौर पर अब वो इस अमल में उसका साथ दे रही थी। इसे इससे कोई खौफ व कराहत महसूस नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद वो जुनूनी अंदाज में चलाई और दरख्त के तने से लिपट गई। अगले ही लम्हे वो बेहोश हो चुकी थी। उठो नाइला उठो, देखो सुबह हो गई है। किसी ने इसे जोर से झंझोड़ा तो उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दे। आमिर इस पर झुका हुआ था। वो फौरन उठ बैठी और हैरानी से देखने लगी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। कंधों पर खराशें भी महसूस ना हुई। इसने सहमी नजरों से आमिर की आंखों की तरफ देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, सियाह और खूबसूरत। इनमें नारंगी रंग का शाइबा तक न था, बल्कि इनमें इसके लिए बेकरार मोहब्बत थी। वो उलझ गई। क्या इसने कोई भयानक ख्वाब देखा है? तौबा है, बेहोश होकर सोती हो तुम? आमिर ने कहा। मैं बेहोश होकर सोती हूँ या तुम? वो खफगी से बोली। रात को मुझे इतना डर लग रहा था तुम्हें जगाती रही, मगर तुम घोड़े गधे हाथी और पता नहीं क्या बीच कर सोए हुए थे। वाकई मुझे तो कुछ खबर नहीं, वो हंस कर बोला। वो बातें कर रहे थे कि चौकीदार ने दरवाजे पर दस्तक दी। साहिब जी, जंगलात वालों का एक ट्रक आया है, उसे मैंने रोक लिया है। आप जल्दी से नाश्ता कर ले, वो आपको करीबी कस्बे करिश्ना घाट पहुंचा देगा। अरे खुदा तेरा शुक्र है, दोनों के मुंह से बे-इख्तियार निकला। आमिर सली पर घसीटता हुआ बाहर निकला और चौकीदार से कहा, रहमत चाचा तुम चाय के साथ बस 2 अंडे उबाल दो, हम जल्दी निकलना चाहेंगे। ये कहते हुए इसकी बरामदे के सुतून की तरफ निगाह उठ गई जहां इसका कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। अरे हमारे टाइगर को क्या हुआ? वो चलाया साहिब, लगता है रात को सुतून के गिर्द चक्कर खाता रहा है और जंजीर में गर्दन फंसने से इसका दम निकल गया है। चौकीदार ने जवाब दिया। अरे बेचारा बदकिस्मती टाइगर। वो उसके करीब बैठकर उसकी जंजीर खोलने लगा। बहुत जबरदस्त कुत्ता था, उसने रंजीदा होकर कहा। मैं उसे कभी न भूल सकूंगा। अरे साहिब जी, आप इसे यहीं छोड़ दे, मैं उसकी लाश को घड़ा खोद कर दबा दूंगा, चौकीदार ने कहा। आमिर उठकर अंदर चला गया और नाइला को बताया। वो भी कुत्ते की मौत का सुनकर रंजीदा हो गई और कुत्ते को देखने के लिए बाहर आ गई। लेकिन अफसोस के साथ साथ इसका जहन फिर उलझने लगा। क्या कुत्ते को किसी ने जानबूझकर मारा है?
वो सोचने लगी। उसे रात का वाकया फिर याद आ गया। नहीं नहीं, वो ख्वाब नहीं हो सकता, वो हरगिज ख्वाब नहीं था। वो बड़बड़ाई। नाश्ते के बाद आमिर ने चौकीदार को 200 रुपए इनाम दिया और उसकी मेजबानी पर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर वो दोनों मियाँ बीवी ट्रक पर बैठकर अपनी मंजिल को रवाना हो गए। चौकीदार दूर जाते हुए ट्रक को देखकर मुस्कुराया और उसकी आंखों का रंग का एक नारंगी हो गया। साली याद तो रखेगी ना झारखंड को, इसने एक कहकहा लगाकर कहा। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।